नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड होगा और उनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों का संकलन एसएससी और स्टेट पीएससी आदि एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से किया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनसे जुड़ी हुई समस्त जानकारियों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लीप ईयर का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि लीप ईयर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लीप ईयर के बारे में आपको पता है कि जिस प्रकार सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है, उसी प्रकार लीप ईयर 366 दिनों का होता है। तो दोस्तों, लीप ईयर की धारणा सबसे पहले जूलियस सीजर ने दी थी। तो दोस्तों, जूलियस सीजर को ही लीप ईयर का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रोग है कि मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है कि वह भोजन कर रहा है तो उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलूमिया रोग। तो दोस्तों, बलूमिया रोग के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह एक ऐसा रोग है कि मनुष्य को इसमें साधारणतया समझ में नहीं आता है कि उसे कब खाना खाना रोक देना चाहिए। तो चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि संपूर्ण विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो दोस्तों, ऑप्शन में सोना, एंड्रोहेड्रल फुलरीन, प्लेटिनियम और टाइटेनियम, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोहेड्रल फुलरीन। दोस्तों, एंड्रोहेड्रल फुलरीन विश्व की सबसे महंगी धातु है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा जानवर ऐसा है जो मूत्र को एक ठोस के आधार में उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंगारू चूहा। तो दोस्तों, कंगारू चूहा एक ऐसा जानवर है जो ठोस मूत्र को उत्सर्जित करता है। दरअसल दोस्तों, यह जानवर मरुस्थलों में पाया जाता है और यह ज़ेरो कोट प्रजाति का होता है। दोस्तों, आप ध्यान देंगे, ज़ेरो कोट प्रजाति का यह जानवर होता है और यह मरुस्थल में पाया जाता है और इस जानवर के अंदर पसीना ग्रंथि नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इसका जो मूत्र होता है वह ठोस के रूप में उत्सर्जित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंगारू चूहा। तो चलिए अब इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूटान। दोस्तों, भूटान के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है और दोस्तों इसी ने सबसे पहले तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। उसका जितना व्यापार है उस पर इसने प्रतिबंध लगाया, आयात निर्यात आदि पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूटान। तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में मलेरिया का टीका सर्वप्रथम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में बताना है इसका टीका सर्वप्रथम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलावी। मलावी के विषय में आप जानते होंगे, यह एक अफ्रीकी देश है और इसी देश ने सबसे पहले मलेरिया का टीका लॉन्च किया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम प्लास्टिक के नोट प्रचलन में लाए गए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर सबसे पहले प्लास्टिक के नोट प्रचलन में देखे गए या लाए गए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले प्लास्टिक के नोट को प्रचलन में लाया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो
तो चलिए अब इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेज भारतीय सेना। तो अंग्रेज भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि किस व्यक्ति को अंग्रेज भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये दरअसल बात है प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के आसपास, जब अंग्रेजी सेना भारत में पूरी तरह आ चुकी थी और इसने प्लासी और बक्सर जैसे बड़े युद्धों को जीतकर भारत में अपना एक साम्राज्यवादी विस्तार आरंभ कर दिया था। तो इस युग में तेज़ी से भारतीयों को अंग्रेजी सेना में मिलाया जा रहा था। तो इस वक्त एक जो सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर स्टिंजर लॉरेंस, तो इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई। तो इसी के कारण इन्हें अंग्रेज भारतीय सेना के जनक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेजर स्टिंजर लॉरेंस। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाली पद्धति। तो इसमें बताना है कि हाली पद्धति किससे संबंधित है या हाली पद्धति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूरी। तो दोस्तों बंधुआ मजदूरी इसका संबंध हाली पद्धति से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूरी। तो चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग पर सुई चुभोने पर दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर अगर हम सुई चुभोएं तो वहाँ पर दर्द नहीं होगा। दोस्तों यह थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है या विद्यार्थियों के मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा कर सकता है कि किस प्रकार हम यह जानें कि कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पर हम सुई चुभोएं तो बेसिकली दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें से विद्यार्थियों का दरअसल उत्तर रहता है कि बाल या फिर नाखून। तो दोस्तों ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो विद्यार्थियों को यह प्रश्न परेशान कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर हम देखें सही उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। दोस्तों ये सारी घटनाएं प्रतिवर्ती क्रिया से जुड़ी हुई हैं, जिसमें मस्तिष्क एक ऐसा अंग माना गया है जो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं दे पाता है। बाकी अन्य अंगों की प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जिससे मनुष्य को पता चलता है। तो मस्तिष्क अपनी प्रतिवर्ती क्रिया देने में थोड़ा असक्षम माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई न्यूनतम है या जो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुट्टानाडु केरल। तो दोस्तों कुट्टानाडु जो कि केरल में स्थित है यह भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुट्टानाडु केरल। तो चलिए इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है भारत की पहली ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सौर ऊर्जा से संचालित की गई थी या सोलर एनर्जी से संचालित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेमू। डेमू दरअसल दोस्तों DEMU इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट्स। तो दोस्तों डेमू भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेमू। तो चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय वाला मेला जॉनबिल कहाँ लगता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि भारत का एकमात्र वह कौन सा मेला है जो वस्तु विनिमय पर आधारित है और जिसका नाम जॉनबिल है। तो इस मेले का संचालन कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा। दोस्तों ये चारों ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यह मेला असम में लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सिंधु नदी मैदान और गंगा नदी मैदान ये दोनों किस स्थान पर एक दूसरे से अलग होते हैं या किस स्थान पर एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अम्बाला। दोस्तों अम्बाला एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर सिंधु नदी मैदान और गंगा नदी मैदान एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, इसीलिए मैंने इसका संकलन इस टेस्ट में किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमरूद। दरअसल दोस्तों अमरूद एक ऐसा फल है जिसका बेसिकली यूज़ जेली बनाने में किया जाता है। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि सबसे ज़्यादा जल क्षेत्रफल वाली कंट्री कौन सी है या सबसे ज़्यादा जल क्षेत्रफल किस देश का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। दोस्तों कनाडा दरअसल एक ऐसा देश है जिसका सबसे अधिक जल क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम नोटबंदी हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले नोटबंदी हुई या डीमोनेटाइजेशन सबसे पहले देखा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घाना। दोस्तों घाना के विषय में आप जानते हैं, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इस कंट्री में ही सबसे पहले नोटबंदी हुई। तो चलिए इसी के पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक बजट पेश करने की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है भारत में लैंगिक बजट कब से पेश होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005 से 2006। तो दोस्तों इनके मध्य ही भारत में लैंगिक बजट पेश करने की शुरुआत की गई। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक समय तक उपवास रखने के कारण कौन सा मानव अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि सबसे ज़्यादा समय तक अगर हम फास्ट रखते हैं या व्रत रखते हैं तो हमारा कौन सा ऐसा मानव अंग है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गुर्दे। दोस्तों गुर्दे दरअसल मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है उपवास रखने का। चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक कृषि के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्राकृतिक कृषि का जन्मदाता या नेचुरल एग्रीकल्चर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मासानोबु फुकुओका। तो मासानोबु फुकुओका को ही प्राकृतिक कृषि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। बाकी आप स्वामीनाथन के विषय में जानते हैं कि भारत में इन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों एम.एस. रंधावा का भी कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी योगदान रहा है, इन्हें भी इस क्षेत्र में एक महान भाव के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न इस सेशन का है, पेय पदार्थ को उसी ताप पर रखने के लिए थर्मस फ्लास्क में निम्न में से किसका लेप लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कोई पेय पदार्थ है तो उसे थर्मस फ्लास्क में रखने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चांदी। दरअसल दोस्तों चांदी एक ऐसा एलिमेंट है जिसे यदि हम थर्मस फ्लास्क के अंदरूनी सतह पर लगा देंगे तो पेय पदार्थ उसी ताप पर बना रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चांदी। तो दोस्तों हमने इस सेशन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, सारे प्रश्न आंसर देख लिए और उनसे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस भी देख ली है। तो दोस्तों इसके पश्चात मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से जुड़ी हुई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।